हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है। आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये जो रिसेंटली मॉडल टेस्ट पेपर आया है, मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है, सीएम में इंटरमीडिएट का। सीएम में इंटरमीडिएट का पेपर नंबर कौन सा है? 7, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है। तो आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो करें स्टार्ट। आओ जरा देखते हैं न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चन पेपर्स को। तो ये एक सेट आया है, सेट 1 जून 23 के लिए, ठीक है। आपको सेम वही जैसे पेपर का पैटर्न होता है, 100 नंबर का 3 घंटे का ये पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और लिखा हुआ है एक लाइन कि एजम्पशंस जो हैं वो आपको लेनी होंगी जहां जहां पे भी जरूरत लगे, ठीक है। एजम्पशंस के बिना कोई भी आंसर पूरा नहीं हो सकता, एवरीवन। अब आगे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्सेशन में अगर आप यहां पे देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है और आपको कोई 3 करने आउट ऑफ 2, 3, 4, 5, यानी 4 क्वेश्चन में से कोई 3 करने। तो 4 में से कोई 3 और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। आगे देखते हैं। तो मतलब आपको टोटल अब से पैटर्न क्या रहेगा? 5 क्वेश्चन का पैटर्न है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 2, 3, 4, 5 में से कोई 3 करने हैं, यानी टोटल 4 करने हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। ये पहला एमसीक्यूज है जो कि कंपलसरी है। एमसीक्यूज इसमें ट्रू एंड मतलब वही ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस होंगे। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ he or either of his parents were born in undivided India. He or either of his siblings were born in undivided India. कोई मतलब ही नहीं इस बात का। तो he or either of his parents or either of his grandparents were born in undivided India. तो आंसर शुड बी सी। बेटा आपको याद होगा हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस में ये पढ़ा था, इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब होता है पर्सन हु हिमसेल्फ या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी 1947 से पहले, तो वो इंडियन ओरिजिन कहलाया जाता है। याद है? नंबर 2, इन केस ऑफ एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। क्या काम करते हो? टी मैन्युफैक्चर करते हो। तो ये कौन सी, इसमें एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? बताओ बताओ। आपके दिमाग में आ रहा होगा 60-40। ध्यान से पढ़ो इस वर्ड को। क्या लिखा है? बिजनेस। मतलब आप सिर्फ बिजनेस करते हो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते हो। तो सिर्फ बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग होगा तो 60-40 करना होता है बच्चों, याद रखना। यहां पर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। आंसर इज निल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है। आगे आ जाओ। द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज निल। आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो आंसर निल ही होता है, स्टार्ट ही निल से होता है। सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन लोन होती है जिसकी डिडक्शन मिलती है। आपको पता है ना मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए तक मिलती है अगर कंडीशंस पूरी हों तो। कुछ कंडीशंस है, वही लोन हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999 ऑन फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड विद इन 3 years। अगर सॉरी कंस्ट्रक्शन विद हैज बीन कंप्लीटेड विद इन 5 years। अगर ये सारा कुछ कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, है ना। और अदरवाइज 30,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो एक तो ये बात पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ लॉस, बच्चों लॉस के केस में पार्टनरशिप फर्म में क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स टू द एक्सटेंट ऑफ। आपको याद होगा पार्टनरशिप फर्म के लॉस आता है तो आपको मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितनी अलाउड होती है? 1.5 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख है। उन्होंने बोला कितना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा? 1.5 लाख या एक्चुअल रेम्यूनरेशन, व्हिचएवर इज लेस। एक्चुअल रेम्यूनरेशन वो जो कि पार्टनरशिप डीड में दे रखा है। अगर पार्टनरशिप डीड में कम है तो कम अलाउड होगा, और अगर ज्यादा है तो 1.5 लाख अलाउड होगा, इससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। सो व्हिचएवर इज लेस, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, TDS is not required to be deducted under section 194A. TDS is not required to be deducted under section 194A if the amount of interest on loan does not exceed 5,000 rupees। 5,000 रुपए तक का अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहता है तो आपको TDS नहीं काटना। TDS is not required to be deducted। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर याद करो ये 194A है, TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो ये है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, और उस पर लिमिट कितनी है? 5,000 रुपए। सर आगे बढ़ते हैं। वेयर असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, अगर असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई, बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कब तक भर सकते हो? सर बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक। अगर आपको याद हो ये एक अमेंडमेंट है जो रिसेंट अमेंडमेंट आई थी। पहले होता था 31 मार्च 2024 होता था। अगर मैं पहले के हिसाब से दूं तो मेरा आंसर होगा 31 मार्च 2024, बट अब जो है इसका डेट क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 2023, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आओ जरा देखते हैं। एनी अलाउंस और परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक बात और बताऊं, ये एमसीक्यूज और ये जो ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोगों को बहुत विश्वास होता है कि दूसरों पर, आप दूसरों से पूछने की कोशिश करते हो इस पहले क्वेश्चन में, बट मैं आपको बता दूं जितना आप समझदारी से ये इसमें दिमाग लगा के अगर आप पढ़ाई करके आए हो ना, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिससे आप पूछोगे आपको क्या पता कि वो आपसे ज्यादा बेटर है या नहीं। हाँ, पता चले वो उसका और भी बुरा हाल है और वो तुक्के मार के कुछ भी आंसर बोल रहा है और तुम लोगों ने वही आंसर दे दिया, तो गलत हो जाएगा। अपना दिमाग लगाओ बच्चों, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आओ जरा देखते हैं। Any allowance or perquisite allowed outside India by government to Indian citizen for rendering services outside India is wholly exempt from tax. Yes, बिल्कुल सही बात है। कोई भी अलाउंस या परक्विजिट दिया जाए ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि बाहर पोस्टेड है आउटसाइड इंडिया, याद करो इनके लिए ये एग्जेम्प्ट होता है, फुली एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्स नहीं लगता। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) कैन बी इशूड विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। गलत जवाब। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के 3 महीने के अंदर ये नोटिस है बच्चों स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए। स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए, या आपको जब भी कभी जब गवर्नमेंट को शक लगता है कि आपकी असेसमेंट होनी चाहिए, तो ऐसे केस में दोबारा रीअसेसमेंट करने के लिए वो एक नोटिस भेजते हैं। वो नोटिस कब तक भेजेंगे? असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीने। सो इसका आंसर क्या होगा बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्या है ये? फॉल्स है। आंसर होना चाहिए था एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी। एक्रीशन समझते हो? क्या आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, उस ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो तो क्लब होती है। याद करो, क्लबिंग ट्रांसफर। जो मैंने प्रॉपर्टी है, हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वाइफ को दे दी, वो प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो तो हस्बैंड की इनकम में जाके क्लब होगी, ये बात हम लोग जानते हैं। बट अगर उस आगे उस इनकम, मतलब वो ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी पे जो इनकम हो रही है उस इनकम से इनकम कमाया, तो वो वाइफ की इनकम क्लब नहीं होगी। shall not be clubbed is the correct answer। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गलत जवाब। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बोला गया पार्टनरशिप फर्म विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट ओनली इफ डैश ऑफ द कंट्रोलर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स आर सिचुएटेड इन आउटसाइड इंडिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आउटसाइड इंडिया होता है कंट्रोल मैनेजमेंट, तभी पार्टनरशिप फर्म नॉन रेजिडेंट मानी जाती है। बट पार्टनरशिप फर्म का कितना कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर होना चाहिए? कंप्लीटली या पार्शियली? कंप्लीटली बच्चों। याद करो सेक्शन 6 क्लॉज 4, 6 क्लॉज 4 में पढ़ा था, कोई भी अगर 6 क्लॉज 4 में पढ़ा था, या तो रेजिडेंट हो गए या नॉन रेजिडेंट हो गए। रेजिडेंट होने के लिए पार्टनरशिप फर्म का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पार्टली भी इंडिया में है तो वो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और अगर सारा का सारा कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। तो यहां पे आएगा होल, या फिर कह सकते हो कंप्लीट कंट्रोल मैनेजमेंट। अमाउंट रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस देयरऑन। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता तो वो इनकम होती है, एग्जेम्प्ट थोड़ी ना होती है। याद करो, ये इनकम होती है जो कि टैक्सेबल ही होती है। कीमैन इंश्योरेंस से पैसा जो होता है वो 3 हेड्स में टैक्सेबल होता है। या तो वो पैसा इंप्लॉयर ने रिसीव किया तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिया, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो जाएगा अदर सोर्सेज में उनके। और अगर वो एम्प्लॉय खुद रिसीव करता है तो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। अब तुम बोलोगे एम्प्लॉय कैसे रिसीव होगा, उसकी तो डेथ हो गई। सर डेथ होने पर नहीं हो सकता है, पॉलिसी मैच्योर हो जाए। पॉलिसी मैच्योर होने पर जो पैसा मिलता है, और अगर एम्प्लॉयर वो अपनी जेब से पैसा, कीमैन इंश्योरेंस का पैसा वो एम्प्लॉय को दे देता है, दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी भी बोलते हैं। कुछ याद है आप लोगों को? मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है बच्चों, बताओ? मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल सही जवाब, 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। एएमटी कितना? एएमटी हाईएस्ट एएमटी कितना लगा सकते हो? 18.5%। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? 18.5%। थोड़ा सा यहां पर लिखने का 18.5% लिख लो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो लो जी, ये आपके सिंपल से, सोबर से, मतलब पूरे में से पूरे नंबर वाले एमटीपी का आपका पहला क्वेश्चन जो कि कंपलसरी किया हुआ है, पूरे में से पूरे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। श्री सेन वेंट टू इंग्लैंड फॉर इंडिया फॉर हायर एजुकेशन ऑन 1 December 2019. So long he was in England, he had a residence in India.
in the winter occasions. He came twice to India. First time he came on 1st January 2021 and stayed for 20 days, and second time he came on 15 December 21 for 25 days. After completing the education, he came back to India forever on 30th December. Determine the residential status. क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस का, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आओ जरा देखते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस का ये क्वेश्चन है, आओ जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो आपको बताना है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो हेडिंग आप डालोगे क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या हेडिंग डालोगे? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर वैसे श्री लिख दिया है तो श्री लिख लेते, मिस्टर सेन लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है। तो स्टार्टिंग हो गई। सबसे पहले आपको पता है क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? वेदर आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं, वेदर रेजिडेंट और नॉट, यस और नो एवरीवन, वेदर रेजिडेंट और नॉट। अब चेक करने के लिए आपको यह दिया होना चाहिए कि असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रीवियस ईयर 22-23, है ना। प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 22-23। प्रीवियस ईयर 22-23 में स्टे देखना, इससे पहले क्या था उसको बाद में देखेंगे, पहले प्रीवियस ईयर 22-23 में देखते हैं कि आपका स्टे क्या था 2022-23। तो चेक किया और पता चला कि वो 30 दिसंबर को इंडिया में आया। श्री सेन 30 दिसंबर को इंडिया में आया 2022 में। अगर मैं 22-23 की बात करूं तो वो 30 दिसंबर को आया, और 30 दिसंबर को अगर आया तो दिसंबर में कितने दिन रहा? मैंने आपको बताया था जिस दिन वो इंडिया में आएगा उस दिन भी उसका इंडिया में काउंट होगा। तो यानी 30 भी इंडिया में और 31 भी इंडिया में। तो कितने हो गए दिसंबर में? 2। जनवरी की बात करें तो जनवरी में हो गए 31, फेब की बात करें तो फेब में हो गए 28, क्योंकि ये 2022-23 है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। मार्च की बात करें तो मार्च में हो गया 31। तो टोटल हो गए इस साल में कितने हो गए? 92 डेज। कितना स्टे हो गया? 92 डेज। बच्चों 92 डेज का स्टे उसका इंडिया में है। तो आपका आंसर कुछ ऐसा ही होगा कि देखो 92 डेज तो हो गया, अब देखो फर्स्ट कंडीशन तो पूरी होनी जरूरी है ना, 182 वाली, वो तो पूरी हो नहीं रही। अब 60 डेज वाली पूरी हो सकती है, बट उसके लिए पिछले 4 सालों में 365 डेज चाहिए, है कि नहीं। अब आप चेक करो, श्री सेन वेंट टू इंग्लैंड फॉर इंडिया फॉर हायर एजुकेशन ऑन 1 December 19, सो लॉन्ग ही वॉज इन इंग्लैंड, तब तक वो इंग्लैंड में था, ही हैज रेजिडेंस इन इंडिया। इन द विंटर ओकेजन ही केम ट्वाइस टू इंडिया, 2 बार इंडिया में आया। First time he came on 1st January 21 and stayed for 20 days, and second time he came on 15 December 2021 and stayed for 25 days. After completing the education, he came back to India forever 30th December. आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। सो सबसे पहले तो ये बताओ, आपको बताना पड़ेगा कि इसके पिछले 4 सालों में इसका क्या स्टे था। सो प्रीवियस ईयर 2021-22 में उसका क्या स्टे था वो आपको देखना पड़ेगा। 21-22 में आपका स्टे कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में लिखा है 21-22 में वो 1 जनवरी को इंडिया में आया और स्टेट फॉर 20 डेज। तो ये तो 20-21 हो गया जो ये ईयर है। ये वाला जो ईयर है सेकेंड टाइम ही केम ऑन 15 दिसंबर, सिर्फ 25 दिन के लिए आया। तो 2021-22 में क्या मैं कह सकता हूं कि वो 25 दिन के लिए आया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवाद? 2021-22 में क्या वो 25 दिन के लिए आया इंडिया में? जी हाँ बिल्कुल, 2021-22 में पूरे वो 25 दिन के लिए आया। प्रीवियस ईयर 2020-21 की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर 2020-21 में ये वाला टाइम पीरियड आ रहा है, और इस 20-21 के दौरान वो 20 दिन इंडिया में रहा। तो लो जी 20 दिन इसके इंडिया में ये वाले भी लगा लेते हैं। ओके, अभी 2 साल और हैं। प्रीवियस ईयर 2019-20 बोलो। प्रीवियस ईयर 19-20 में जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि प्रीवियस ईयर 19-20 में वो 1 दिसंबर 2019 को वो बाहर जा रहा है। इसका मतलब है कि 19-20 में 1 दिसंबर के बाद तो वो इंडिया में नहीं है, उससे पहले तो इंडिया में है। सो बताओ बच्चों क्या होगा? अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30,
और 1 दिसंबर को गया है, तो जिस दिन वो इंडिया से बाहर जाएगा वो भी दिन इंडिया में काउंट किया जाता है। यस और नो एवरीवन? सो ये कितने डेज बने? 61, 91, 122, 153, 183, 184, 214, 244 और 245, 245 डेज। कितने डेज बन गए? 245 डेज। और प्रीवियस ईयर 18-19 की अगर आप मुझसे पूछोगे तो प्रीवियस ईयर 18-19 में पूरा का पूरा 365 डेज इंडिया में ही था, क्योंकि वो इससे पहले तो कभी वो इंडिया से बाहर गया ही नहीं। सो एवरीवन, आप चेक करो, क्या मुझे क्या करना था? पिछले 4 सालों में 365 दिन का स्टे देखना था, वो हो गया, हाँ या ना? अगर मैं पिछले 4 सालों का देखूं तो पिछले 4 सालों का 365 डेज हो गया। अब क्योंकि पिछले 4 सालों का 365 हो गया, तो मैं क्या माना जाऊंगा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्या माना जाऊंगा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो राइट डाउन, Mr. Sen has stayed in India for 92 days in the previous year 22-23 and अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो कितना आ रहा है वो भी चेक कर लो। कितना आ रहा है? 25, 20, 245 और 365, ये आ रहा है 655 डेज। So Mr. Sen has stayed in India for 92 days in the previous year 22-23 and 655 days during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year. Therefore, Mr. Sen fulfills the second basic condition, Mr. Sen, therefore Mr. Sen fulfills the second basic condition, that is to stay in India for 60 days or more in relevant previous year and 365 days or more in 4 previous years immediately preceding द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बच्चों आपका आंसर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, जो कंडीशन के साथ, जो भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई करी है वो जरूर लिखना है। इज दैट क्लियर? वो कंडीशन जरूर मेंशन करनी है, हो सके तो हाईलाइट भी कर देनी है, ठीक है। हाईलाइट ऑब्वियसली आपके पास नीचे अंडरलाइन करने के लिए कोई अगर आपके पास है तो आप क्या करो, ये वाली कंडीशन को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि वो फुलफिल कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। अच्छा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बाद अब क्या चेक करना होता है? स्टेप नंबर 2 चेक करना होता है कि वेदर आप इंडिया के रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नहीं। और एक बात बहुत क्लियर है, जब वो इंडिया से बाहर पहले कभी गया ही नहीं, ठीक है, इसका रेजिडेंस इंडिया में था, वो इंडिया में श्री सेन वेंट टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया फॉर हायर एजुकेशन ऑन दिस डेट, तो इट इज एज्यूम्ड
that Mr. Sen has not gone outside India ever before 1st December 2019. Due to which he satisfies both the additional conditions. Both the additional conditions. एडिशनल कंडीशंस कौन सी थी पता है? एडिशनल कंडीशन एक तो वही कि 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, और 7 सालों में 730 दिन। कुछ याद आया? ये दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। और एंड में क्या लिखोगे? कंक्लूजन, कि क्योंकि वो दोनों कंडीशंस पूरी कर पा रहा है तो आंसर क्या लिखोगे? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये मेरा आंसर हो गया। आपको अपनी कंडीशन मेंशन करनी जरूरी है, पूरे नंबर चाहिए तो। ये क्वेश्चन आपको सेकंड का ए पार्ट आपको कितने नंबर देगा? सेकंड का ए पार्ट मैं आपको बता देता हूं 4 नंबर का। कितने नंबर है? 4 नंबर का है। बी पार्ट 8 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। तो 4 मार्क्स आपको देगा। अच्छे से स्टेटमेंट प्रेजेंट करो, मार्क्स पूरे। समझ गए बात? आओ, बट मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अमेंडमेंट वाली बातों पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वही 15 लाख वाला केस है ना, डीम्ड RNOR, उसके ऊपर आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इस बार CA एग्जाम के अंदर भी उसी के ऊपर आया क्वेश्चन, तो आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, बी पार्ट की अगर हम मुझसे बात करो तो बी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा बहुत सिंपल है। हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 4 ओन बिजनेस। बिजनेस के लिए तो इसको क्या करेंगे? इग्नोर। भाई ये बिजनेस के लिए तो ये तो PGVP में जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। रह गया 1, 2 और 3, और आपको पता है कैसे करना है। हाउस 1, 2 और 3, 3 घर, 2 ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, तीसरा घर क्या हो जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। यस और नो एवरीवन? डीम टू बी लेट आउट। तो आपको यहां पर लेना होगा ऑप्शन। क्या लेना होगा? ऑप्शन लेना होगा कि कौन सा घर हम लोग ऑब्वियसली चुने। तो मैं आपको सीधा वर्किंग पर लेकर जा रहा हूं, हेडिंग प्रेजेंटेशन आप लोग डाल ही दोगे। तो हाउस 1, 2 और 3 आपको ऑप्शन लेके चलना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगर आप हाउस 1 को क्या लेते हो? सेल्फ ऑक्यूप, हाउस 1 को ले लेते हो डीम टू बी लेट आउट। हाउस 2 को ले लेते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, और हाउस 3 को भी क्या ले लेते हो? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, अब ये आपके पास है। आपको निकालना है क्या? सबसे पहले GAV क्या चाहिए होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में MV दिया हुआ है, MV FR SR। सो MV और FR 3 लाख और 2 लाख, विच एवर इज हायर 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख, विच एवर इज लेस 3 लाख। तो 3 लाख रुपए ही क्या हो जाएगा इसका? GAV। और फिर हाउस 2 की बात करें तो होएगा निल, हाउस 3 की बात करें तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है इसलिए निल। माइनस करेंगे इसमें से क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस आपने कितने पे किए हैं? 15% लिखा हुआ है। हम मान के चलेंगे कि पे किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, बट आपको पता है ना म्युनिसिपल टैक्सेस पेड करने की ही डायरेक्शन मिलती है। सो म्युनिसिपल टैक्सेस लिखा है 15%, किसका? 3 लाख का, ऑब्वियसली म्युनिसिपल वैल्यू का। तो यहां पे आएगा 45,000। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि पे कर दिया है, और यहां पर तो डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। तो ये हो गया 2,55,000, ये हो गया निल, और ये हो गया निल। यहां पे आ गया हमारा एनुअल वैल्यू। क्या आ गया? ये हमारा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या माइनस करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होता है 30%, है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? 30%। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल के दिखाओ। 255,000 का मल्टीप्लाई 0.30, ये आ रहा है 76,500। 76,500 का डिडक्शन यहां पर, ये होगा निल और ये होगा निल। माइनस करेंगे हम लोग इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो ये तो पूरा पूरा मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
40,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है ना अब, है ना। अब दूसरा देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है यहाँ पे, ये लोन 1998 में लिया गया था, 99 से पहले हो गया। अगर 99 से पहले हो गया तो ऐसे केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको कितनी मिलती है? 30,000। हालांकि इंटरेस्ट ऑन लोन है 10,000 ही, तो 10,000 रुपए की इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ पर पूरी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे 10,000 क्लेम कर लूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरे वाले में भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यहां पर लोन 19-20 में लिया गया है और मान के चलेंगे कि अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो यहां पर आपको 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सकती है। बट क्योंकि यहां 10,000 क्लेम कर चुके हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख ही क्लेम कर सकते हो, तो 10,000 यहां क्लेम करोगे और 1,90,000 रुपए यहां क्लेम कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो, मैंने बोला सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख की डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। सो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक तो 10,000 यहां पे क्लेम कर ही लिया था आपने, अगर आपने यहां क्लेम कर लिया तो अब यहां कितनी क्लेम कर पाओगे? बचे हुए 1,90,000। तो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में यह आंसर हो गया और इसका आंसर क्या होगा? 255 माइनस, तो ये हो गया 138,500। सो मेरा अगर मैं बोलूं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या आ रही है, वो आपके सामने ये आ रही है। इसको अगर मैं टोटल लिखना चाहूं तो टोटल कैसे लिखूंगा? इन दोनों को सेट ऑफ करना पड़ेगा। सो 138,500 में से 2 लाख माइनस कर दूं, माइनस 2 लाख, तो ये आ रहा है नेगेटिव में माइनस 61,500। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक तो ये हो गया, फिर ऐसे ही मुझे ऑप्शन 2 लेना होगा, ऐसे ही मेरे को ऑप्शन 3 लेना होगा। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में मैं क्या ले लूंगा? इसको ले लूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसको ले लूंगा डीम टू बी लेट आउट, और ऑप्शन 3 को ले लूंगा अगेन सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे को सबसे पहले क्या निकालना होगा? अगेन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? हाउस 1 की बात करें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? यहां पर तो नीली आएगा, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया। अब यहां पर आएगा जो कि होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से कितना दिया हुआ है, यहां पर लेट आउट के हिसाब से कितना दिया हुआ है? एमवी 2 विच एवर इज हायर 2 और 240 विच एवर इज लेस 2, तो 2 लाख ही आएगा। यहां पे कितना आएगा? 2 लाख। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हाउस 3 के, तो इसमें तो नीली आएगा। माइनस करेंगे इसमें से क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस, और म्युनिसिपल टैक्सेस मेरे को दे रखे हैं 15% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, और 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ये तो चलो ये तो नीली रहेगा। यहां पर 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, और म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख थी, तो यहां आएगा 30,000, यहां आएगा नील, और 170। मैं फिर से बता दूं, अगर आप अपने आंसर का रीजन दे रहे हो कि ये आप रीजन ये मान के चल रहे हो कि कंडीशंस फुलफिल्ड है, इसलिए आपने यहां पे 2 लाख तक की डिडक्शन क्लेम करने का चाहा, अदरवाइज आपको ये डिडक्शन तभी मिलेगी जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो। बट आप यहां पर एक एजम्पशन जरूर डालना, और क्वेश्चन ने देखो पेपर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था, जहां आपको लगे एजम्पशन जरूर डालो। तो नोट लिखकर आप अपनी एजम्पशन मेंशन कर सकते हो कि हम मान के चल रहे हैं कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, एंड दैट इज वाई हम आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन कितनी देंगे? 2 लाख तक की। फिर इसके बाद यहां पर बताओ माइनस, ये तो आ गया हमारा एनुअल वैल्यू, माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 30%, ये हो गया नील। माइनस कर देते हैं 30%, यहां पर करो 1,70,000 का 30%, 51,000। सो 51,000 वहां आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा नील, और माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन आपने निकाला होगा पहले, पिछली बार था यहाँ पे 40,000 था, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लोन लिया गया है ये 98-99 में लिया, यानी 14-1999 से पहले लिया है, और अगर 99 से पहले लिया तो मैक्सिमम इंटरेस्ट की रिडक्शन कितनी मिलेगी? 30,000। तो यहां आप क्लेम कर पाओगे सिर्फ 30,000, यहां पर जितना है पूरा क्लेम कर लोगे क्योंकि ये लेट आउट है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में यहां पर कितना है? 210 बन रहा है, बट मैक्सिमम कितना क्लेम कर पाओगे? 2 लाख। तो अगर 30 यहां क्लेम कर रहे हो तो 170 ही क्लेम कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सो आपका आंसर यहां पे आएगा 30,000 नेगेटिव, यहां पे कितना आएगा? 170
-51 -10, ये हो गया 1,09,000 और ये हो गया -170 और मेरा हो गया, ये हो गया टोटल। अगर मैं बोलूँ हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो ये हो गई आपके सामने। और इसमें अब मुझे अगर टोटल निकालना हो तो कैसे आएगा? 1,09,000 माइनस 2 लाख, ये हो गया -91,000। सो 91,000 का ये आ गया मेरा टोटल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे देखना है सबसे लेस मुझे क्या पड़ेगा, सबसे लेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, मैं अभी मेरे को ध्यान आया कि मैंने तो आंसर्स भी तो हैं इसके, तो मैं आंसर से डायरेक्टली डिस्कस कर लेता हूं। अभी फिलहाल ये वाला तो पूरा करवा ही देता हूं, इसके बाद मैं डायरेक्टली आंसर से डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, हर चीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं आंसर से। ठीक है, अगर कुछ गलती लगी तो मैं आंसर में बता दूंगा। हाउस 1, 2 एंड 3। अब बताओ सबसे पहले क्या आएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, क्या आपने माना यहां पर ये हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये भी हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये हो गया डीम टू बी लेट आउट। अब जीएवी की बात करें तो ये हो गया निल, ये हो गया निल। और हाउस 3 में डीम टू बी लेट आउट माना है तो यहां पर क्या आएगा? हाउस 3 में 7 लाख और 6 लाख विच एवर इज हायर, 7 लाख, 7 लाख और 7 लाख विच एवर इज लेस 7 लाख, तो 7 लाख आएगा यहां पर हाउस 3। माइनस करेंगे यहां पर म्युनिसिपल टैक्सेस, और म्युनिसिपल टैक्सेस यहां होगा निल, यहां होगा निल। और तीसरे वाले प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्सेस होगा 15% ऑफ 7 लाख। 15% ऑफ 7 लाख क्या होगा? ये हो गया 1,05,000। तो 1,05,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्सेस। हम ऑब्वियसली ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि म्युनिसिपल टैक्सेस हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर हो गया 5,95,000। इसमें से ये हमारी आ गई एनुअल वैल्यू, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 30%। तो ये तो निल ही रहेगा, ये निल रहेगा। ये 595 का 30% हम लोग कर सकते हैं इन 2.30, ये आ रहा है 178,500। 178,500। इसमें से माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ यहां पर इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो थर्ड वाला हाउस है इसमें पूरा 210 की मिल जाएगी, क्योंकि अब ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। अब क्या है ये? लेट आउट। लेट आउट है तो पूरी मिल जाएगी। अच्छा, यहां पर 40 है क्योंकि लोन 1,499 से पहले है, तो यहां पे मैक्सिमम 30 मिलेगी, और यहां पर मैक्सिमम 10 मिलेगी क्योंकि 10 ही है। तो आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ये आएगा -30,000, ये आएगा -10,000, और ये आएगा 5,95,000 माइनस 178,500 माइनस 2,10,000, 2,06,500। तो 2,06,500 इसका टोटल कितना आएगा? 2,06,500 इसमें से माइनस कर दो 2,06,500 माइनस 40,000, सो 166,500। तो ये हमारी आ गई टोटल, कितनी आ गई? 166,500। ये पॉजिटिव में आ गया, सबसे बड़ी बात है ये पॉजिटिव में आ गया। तो मुझे तो आंसर लेस से लेस दिखाना है, तो मैं क्या कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा? ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करूंगा, जहां पर मैं ये कहूंगा कि हाउस 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 इज डीम्ड टू बी लेट आउट, और हाउस 3 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ऑप्शन 2 इज बेटर सिंस lowest income, since the lowest income is there among the three, among the other options, among the other options। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस के अगर हम लोग देखें उसके कंपैरिजन में ऑप्शन 2। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आती है बात? चलो एक बारी सजेस्टेड आंसर्स भी देख लेते हैं, और सजेस्टेड आंसर्स
चलो देख चेक करते हैं। पहले तो हम लोगों ने जो MCQs के भी आंसर दिए हैं क्या वो सही है, तो एक बारी वो भी देख लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बोला ही था, क्या आंसर है, सी। सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, समझ में आया, फिफ्थ का ए और सिक्स्थ का भी ए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा बी जो पार्ट था ट्रू और फॉल्स, तो इसमें ट्रू फॉल्स आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म विल बी ट्रीटेड एज, यहाँ पे भी होल लिखा है, कंप्लीट भी लिख सकते थे आप, कंप्लीटली भी लिख सकते थे। इनकम सेकंड वाले का आंसर, और थर्ड वाले का 1.5 लाख और फोर्थ वाले का 18.5%। अच्छा, जब मैं सेकंड का ए पार्ट देखता हूँ तो मैं हाउस रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करता हूँ, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया। जरूरी नहीं है बच्चों कि आपको पूरा इस तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत हो, ठीक है, चाहो तो इस तरीके से भी कर लो अगर आपको ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, ठीक है, स्टे के बेसिस पर आपको जज करना है तो, ठीक है। और हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था कि आपका आंसर डीम्ड, आपका आंसर आर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो आप लोग चेक कर सकते हो आप कंक्लूजन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है। फिर इसके बाद बी पार्ट का आंसर कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था आप लोग ऑप्शन लेके चलोगे। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो जहां पे तीनों ऑप्शंस को इन्होंने क्या कर दिया, एक साथ ले लिया, ठीक है, हाउस 1 एंड 2, हाउस 1 एंड 3 को, हाउस 2 को, या फिर मैंने जो बताया, और मैंने कौन सा बोला था, ऑप्शन 2 ना, जहां पे मैंने हाउस 2 को डीम टू बी लेट आउट माना और हाउस 1 एंड 3 को क्या माना था, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 1 एंड 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 डीम टू बी लेट आउट, तो बेसिकली ऑप्शन 1 होगा, इनका आंसर ऑप्शन 1 होगा, मेरा आंसर ऑप्शन 2 था। यस और नो? तो यहां पर आंसर बन रहा है 1,81,000 नेगेटिव, जो मेरा आ रहा था, कितना आ रहा था, 1,81,000 आ रहा था। हाँ जी बच्चों, मैंने देखा कि ये आंसर ही गलत है। आप ध्यान से देखो, ये 1 लाख रुपए लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 10,000 रुपये है। अगर आप हाउस, कौन से हाउस की बात करते हो, हाउस नंबर 2 की बात करते हो, तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो वहां पे 10,000 रुपये लिखा हुआ है। ये देखो हाउस 2 में कितना इंटरेस्ट है, 10,000, इन्होंने गलती से 1 लाख रुपए लिख रखा है, तो भाई यहाँ पे गलती हो गई है इंस्टीट्यूट से, ठीक है, इंस्टीट्यूट प्लीज ठीक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आंसर मेरा करेक्ट है और इंस्टीट्यूट का गलत, तो मेरा आंसर है 91,000 नेगेटिव, यही आंसर आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आओ जरा देखें। मिस स्तुति हैज फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक सैलरी आपको दी है, डीए दिया है, हॉस्टल एक्सपेंसेस, टिफिन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बोनस, कमीशन वगैरह वगैरह। ओके चलो स्टार्ट करते हैं ना, इसमें सोचना क्या है, इतना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। बेसिक सैलरी, आपको पहले तो ये चेक करना जरूरी है कहीं रिटायरमेंट का क्वेश्चन तो नहीं, क्योंकि बच्चों अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा, अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन हुआ तो आपको पता है बेसिक सैलरी उतने टाइम के लिए लेनी है जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होती। तो यहां पर बेसिक सैलरी तो पूरे महीने की, पूरे 12 महीने की आएगी, 15,000 इंटू 12, 1,80,000, ठीक है। डीए होगा 5,000 रुपए इंटू 12, 5,000 इंटू 12 हो गया 60,000। हॉस्टल अलाउंसेस में आपको याद है कि आपको एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है, और आपको ऑब्वियसली एग्जेम्पशन मिलती है पर चाइल्ड की। हॉस्टल अलाउंस मिल तो रहा है, बच्चा ही नहीं है, बच्चा ही नहीं है, तो हॉस्टल अलाउंस किस बात का दिया जा रहा है भाई? तो ये हॉस्टल अलाउंस में आपको कोई भी तरीके की एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। हाँ 300 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती थी इसके अंदर, बट बेटा तब देंगे ना जब बच्चे होंगे, बच्चे ही नहीं तो एग्जेम्पशन किस बात की? तो 1,000 रुपए इंटू 12 फुली टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस। टिफिन अलाउंस, अगर आपको याद आ रहा हो, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, अगर मैंने 3 कैटेगरीज कराई थी, टिफिन अलाउंस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, फुली टैक्सेबल 500 इंटू 12। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, सिर्फ हैंडीकैप डिसेबल्ड लोगों को 3200 रुपए तक की महीने की एग्जेम्पशन मिलती है, तो ये फुली टैक्सेबल होगा। बोनस 20,000 रुपए फुली टैक्सेबल होगा, कमीशन 15,000 फुली टैक्सेबल होगा। फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस यानी लंच फैसिलिटी के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिलती है 50 रुपए पर डे पर मील। आपको बोला गया रिफ्रेशमेंट मिली है ऑफिस में साल भर में 5,000 रुपए। आपको बता दूं 50 रुपए मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, रिफ्रेशमेंट अगर मिलती है तो 50 रुपए मल्टीप्लाई बाय 300 डेज, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं वर्किंग डेज 300 दिन है ना। क्वेश्चन में अगर साइलेंट हो, क्वेश्चन नहीं बताता तो 300 और 15,000 रुपये बनता है, ये तो 5,000 रुपये है, तो ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल फोन फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर, या फिर देखो अगर आप फ्री रिफ्रेशमेंट की बात करो तो इसको टी स्नैक्स में भी कवर कर सकते हो, स्नैक्स में कवर कर सकते हो, तो ये एग्जेम्प्ट तब भी रहेगा, तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट ही रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कंप्यूटर फैसिलिटी बच्चों ये टैक्स फ्री परक्विजिट होता है, आपको याद होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल होता है, कंप्यूटर पे कभी टैक्स नहीं लगता, ठीक है, निल।
शी हैज प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन कोलकाता, द हाउस वाज अलॉटेड टू हर। जब से घर अलॉट हुआ, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है घर, जब से घर अलॉट हुआ उस डेट से हम लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं। याद करो सर, इसके अंदर क्या करना है हमें, रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है तो 7.5, 10 या 15 डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन कहां है। अच्छा कोलकाता है तो पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा ही होगी, और पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे। 15% ऑफ सैलरी में सैलरी क्या होगी, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। तो इसमें क्या क्या आएगा, 1,80,000 बोनस बेसिक पे आएगा, डीए आएगा नहीं आएगा, डीए नहीं आएगा क्योंकि डीए डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट दिया है, हॉस्टल अलाउंस आएगा, टिफिन अलाउंस आएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आएगा, बोनस आएगा, कमीशन ऑल टाइप्स आता है तो ये भी आएगा, ठीक है, बाकी कोई भी चीज नहीं आएगी बस। तो इसका हम लोगों को 15% ऑफ द सैलरी आपको टैक्सेबल हो जाएगा। बट याद करें ये आपको किस डेट से लेकर किस डेट तक के लिए निकालना है, लिखा है द हाउस वाज अलॉटेड टू हर विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट बट शी कुड नॉट ऑक्यूपाई द सेम ओनली फ्रॉम, मतलब ऑक्यूपाई, देखो घर मिला 1/5 से है बट घर ऑक्यूपाई 1 जून से हुआ, तो डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी से देखनी है आपने कब ऑक्यूपाई किया, 1 जून से लेकर 31 मार्च बनते हैं 10 महीने। तो ये सारी सैलरी की कैलकुलेशन आपको 10 महीने के लिए करनी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? आओ जरा मैं आपको आंसर से समझा देता हूं। ये देखो बेसिक पे जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं, बोनस निकाल दिया, 20,000 रुपए टैक्सेबल हो गया, कमीशन हो गया 15,000, डियरनेस अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा, हॉस्टल अलाउंस क्योंकि बच्चा नहीं है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, टिफिन अलाउंस फुली टैक्सेबल हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल हो गया, परक्विजिट्स नॉन टैक्सेबल हो गया, फ्री रिफ्रेशमेंट है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये लंच ये अगर स्नैक्स है तो ऑफिस के लिए वैल्यू परक्विजिट निल होता है। तो मोबाइल टेलीफोन फैसिलिटी वैल्यू परक्विजिट निल होगा, टेलीफोन फैसिलिटी निल होता है बच्चों, याद है, कंप्यूटर फैसिलिटी निल होता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए आपको पहले सैलरी निकालनी होगी, उसका 15% करना होगा, तो बेसिक पे, डीए, बोनस, कमीशन ये सब आपको 10 महीने का चाहिए होगा। तो आप लोगों ने पूरे साल का निकाल लिया है, साल का डिवाइडेड इंटू 10/12 कर लो, 10 महीने का आ जाएगा, और फिर उसका 15% से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 29,425। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 29,425, और 29,425 जो है वो रेंट फ्री अकोमोडेशन ऐड हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 3,24,825। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड का बी पार्ट। Mr. Roy is self-employed person during the previous year 22-23. His gross total income is 180. He lives in rented house in Kolkata for which 2500 रुपए का रेंट दे रहा है। During the same period, he donates 5,000 to Chief Minister Relief Fund. You are required to compute deduction in respect of rent paid. बच्चों याद करो 80GG सेक्शन, कौन सा सेक्शन? 80GG सेक्शन रेंट पेड का सेक्शन है। रेंट पे करने पर आपको डिडक्शन मिलती है मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स पर, ठीक है, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स पर। पहली लिमिट आपकी थी, पहली लिमिट थी आपकी एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम, जीटीआई। बच्चों याद करो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जीटीआई। फिर इसके बाद क्या था? फिर इसके बाद आपको था 5,000 रुपये महीने की डिडक्शन मिलती है इसके अंदर। एक तो 80GG में आपको दिखा देता हूं यहां पर, ये रहा। सो 5,000 रुपये महीने की डिडक्शन हो गई। एक हो गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जीटीआई, ठीक है, और एक हो गया 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो ये 3 लिमिट्स होती हैं, व्हिचएवर इज लेस वो डिडक्शन मिल जाती है। सो आपको देखा 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना आपको दिया हुआ है, जो आपने नहीं सॉरी रेंट अगर हम लोग देखें, रेंट पेड है 2,500 रुपये महीना, तो 2,500 इंटू 12 माइनस आपका हो जाएगा इसमें से क्या 10% ऑफ जीटीआई। तो जीटीआई आपको टोटल इनकम दे रखी है, कितनी है? 1,80,000। उस 1,80,000 में से हम माइनस करेंगे 5,000, क्योंकि 80GG की डिडक्शन क्लेम करने के लिए ना बच्चों हमें एडजस्टेड जीटीआई निकालना होता है। वो जो एडजस्टेड जीटीआई चाहिए होता है, वो एडजस्टेड जीटीआई का मतलब होता है सारी डिडक्शन माइनस कर दो एक्सेप्ट, सारी डिडक्शन माइनस कर दो एक्सेप्ट 80GG। तो 5,000 रुपए का डिडक्शन ये जो 80G का मिलता है ना, ये वाली भी डिडक्शन आपको इसमें से क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? तो यहां पे माइनस करने के बाद 1,75,000 का आपको 25% ये होगी हमारी एक सेकंड लिमिट। हमारी फर्स्ट लिमिट होगी 5,000 रुपये महीना यानी 60,000 रुपये, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम यानी 12,500, विच एवर इज लेस देखेंगे तो ये बन रहा है 12,500। 12,500 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी 80GG में, और 80G में तो पूरा ये बच्चों 80G की अगर आपको याद हो, इसमें मैंने आपको 4 तरह की कैटेगरीज कराई थी। नॉट एप्लीकेबल 100%, 10% ऑफ जीटीआई 100%, नॉट एप्लीकेबल 50%, गांधी परिवार याद है, और फिर 10% ऑफ जीटीआई और 50%। सर आपको देखना पड़ेगा ये कौन से वाले पर्टिकुलर पॉइंट में जाता है। 80G की अगर हम बात करें तो ये सीएम रिलीफ फंड
किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था 3 याद कर लो, बाकी जो है ऑटोमेटिकली कैटेगरी 1 में चला जाएगा। नॉट एप्लीकेबल 100%। तो 10% ऑफ एडजस्टेड डीटीआई यहां पर शॉर्टलिस्ट नहीं करना होता, सीधा यहां पर क्या करना होता है 100%। तो 5000 का पूरा 100% यहां पर डिडक्शन मिल जाएगी और मेरी टोटल इनकम हो जाएगी 162,500। वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Mr. Tony has estate in rubber, tea and coffee. He derives income from them. He also had a nursery. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, पूरा एग्रीकल्चर का काम कर रहा है बंदा। He furnishes the following particulars. उसके कुछ particulars दे रखे हैं। Compute taxable income, आपको इसकी taxable income निकालनी है। रबर का काम करता है तो क्या होगा 65-35। कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 75-25। टी 60-40 और सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी, ये सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम में चला जाएगा, हाँ या ना। तो आपको बतानी थी कि इसकी टैक्सेबल इनकम क्या है, तो ये टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, इसमें सिर्फ 40% वाला पार्ट होगा, इस ग्रोन एंड क्योर्ड में 25% वाला पार्ट होगा, इस रबड़ में 35% वाला पार्ट होगा और आपकी बिजनेस इनकम आ जाएगी। तो ये देखो आपकी इसी तरीके से निकाल दी और आपकी ये आ गई बिजनेस इनकम, ये हो गई एग्रीकल्चर इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन? और आपको पता है ना इसके बाद क्या करना होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। कंप्यूट टैक्स का क्वेश्चन आ जाता तो क्या करते, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगाते, जिसमें पहले एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर कैलकुलेट कर ऐड करके टैक्स निकालना है। स्टेप 2 में एग्रीकल्चर के अंदर स्लैब लिमिट ऐड करके टैक्स निकालना है। स्टेप 3 में स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करना है। कुछ याद आ रहा है? पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। फिर आ जाओ हमारे अगले क्वेश्चन पे, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन 54F। बच्चों याद करो 54F, एग्जेम्पशन 54F क्या था, ये इंडिविजुअल HUF के लिए एप्लीकेबल है। ये वो लोग हैं जो कोई भी एसेट बेचते हैं अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बट खरीदना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो भी आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अच्छा बेचो के क्या, कोई भी एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बट खरीदना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कुछ याद करो, इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती थी वो वाली, इसमें टर्नओवर जितना प्रॉपर्टी को बेचने का, जो भी एसेट बेचा है, बेचने का जो पैसा होगा यानी सेल कंसिडरेशन, ठीक है, नेट सेल कंसिडरेशन, उसमें से पैसा इन्वेस्ट करना होता था और उस प्रोपोर्शनेट में आपको एग्जेम्पशन मिलती थी। तो इसका एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, अमाउंट इन्वेस्टेड ऑब्लिक डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस LTCG। तो जो ग्रॉस LTCG होगा ना, उसमें से एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, इस फॉर्मूले के बेसिस पर। याद है? तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया था, वो सारी पॉइंट्स आपको वहां बताने होंगे। आपको याद है वो बात भी बताई गई थी कि आपको एसेट कम से कम 3 साल तक होल्ड करके रखना है, जो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे। अगर पहले बेच दिया तो जो एग्जेम्पशन ली थी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। याद है? इन्वेस्टेड का मतलब समझते हो, डिपॉजिट का मतलब समझते हो ना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इन्वेस्ट कहां किया, या तो परचेज किया न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या कंस्ट्रक्शन कर लिया, याद करो। ये सब बातें 54F के अंदर आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 का A, मिस्टर सिंह इज अ ट्रेडर, particulars of his income and those of the members of his family are given below. These income of the previous year ended 31st March 2023 is as follows. Income from business 90,000, सैलरी डिराइव फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय मिसेस सिंह, शी इज द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, 50,000। बहुत सिंपल है यार, आपको मिस्टर सिंह की इनकम निकालनी है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट दिया मास्टर दीप सिंह, मतलब जो उसका बेटा है, ठीक है, और वो बेटे को जो इनकम मिली है ना, वो फादर के फादर ने दी थी, मतलब इनकम मिल रही है इंटरेस्ट वाली। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इनकम क्लब होती है बच्चों, याद करो, पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। और सेक्शन 10 क्लॉज 32 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो ये 12,000 में से 1500 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और 10,500 रुपए क्लब हो जाएंगे उसकी इनकम में, उस पेरेंट की इनकम में जिस पेरेंट की इनकम ऑलरेडी हायर होती है। तो किसकी इनकम ऑलरेडी हायर है, मिस्टर सिंह की, तो मिस्टर सिंह की इनकम में ऐड हो जाएगा, यानी 10,500 रुपए 90,000 के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स मेड बाय माइनर दीपाली सिंह, ठीक है, ये माइनर दीपाली सिंह, माइनर डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस सिंह एंड नोटेड चाइल्ड आर्टिस्ट। तो भाई साहब ये जो है, ये नोटेड चाइल्ड आर्टिस्ट है, ठीक है, और यानी ये प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल टैलेंट स्किल से अगर कोई पैसा कमाते हैं तो वो क्लब कभी नहीं होती, तो ये क्लबिंग नहीं होगी, ये अपनी इनकम पे टैक्स खुद देगी, इसके बारे में आपको नोट्स में मेंशन करना होगा। और लॉटरी अर्निंग्स बाय मास्टर दीपेंद्र सिंह, ठीक है, माइनर सिंह, माइनर सन ऑफ मिस्टर सिंह, अगेन लॉटरी इनकम मिली है, तो ये इनकम भी क्या हो जाएगी, क्लब। 6,000 रुपए की भी क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी। किसकी इनकम में,
ये टैलेंट स्किल नॉलेज में नहीं आता, ठीक है, कहीं सोच रहे हो टैलेंट स्किल नॉलेज में आ जाएगा, तो ये 6,000 रुपये क्लब हो जाएगा जिसकी ऑलरेडी हायर इनकम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ जरा देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो ये तो 54F हो गया, जिसके बारे में ऑब्वियसली थ्योरेटिकल बड़ा इजी है यार, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, होना ही चाहिए, ठीक है, सारी बातें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी का बड़ा बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग चले 5 का ए जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वो ये कि ये 50,000 इस तरीके से माइनर डॉटर का तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसी को टैक्सेबल होगा, ठीक है। इन दोनों की इनकम जो है क्लब कर दी, 1500 रुपये की एग्जेम्पशन दे दी और यहाँ पे लिख दिया 10,500, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली लॉटरी इनकम है, 1500 रुपये की एग्जेम्पशन दे दी और 4500 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और व्यू भी हो सकता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है इस लॉटरी इनकम पे वो एग्जेम्पशन ना दे, क्योंकि लॉटरी इनकम किसी भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन का हकदार नहीं है, ठीक है, कैजुअल इनकम है ना, तो मिलनी नहीं चाहिए थी। बट एक अल्टरनेटिव व्यू है, आप लोग माइनस कर देते हो तो आप गलत नहीं कर रहे हो, बिकॉज माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो इसको हटा सकता है, तो अनदर व्यू भी इसका बन सकता है, तो ये क्लबिंग हो जाएगी, तो ये हमारी आ गई इनकम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, ये बात तो याद है ना कि आपको मैक्सिमम जो क्लबिंग होती है पर बच्चा 1500 की क्लबिंग एग्जेम्पशन मिलती है, यानी अगर बच्चे 3 हैं तो तीनों को सेपरेटली 1500 की एग्जेम्पशन मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, याद आया सबको? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये बात मेंशन कर दी है उन्होंने नोट्स के अंदर, जो कि देना जरूरी है कि माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है तो पेरेंट्स की इनकम में तो 1500 रुपए की क्या मिलती है, एग्जेम्पशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन 5th का बी पार्ट। From the following details, from the following details of the previous year 22-23 compute depreciation या कैपिटल गेन अगर कुछ बनता है तो WDV आपको दे रखा है 2 लाख रुपए का, कंसिस्टिंग ऑफ X एंड Y, 2 प्लांट्स हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांट Z 19 नवंबर 2022 को 1 लाख रुपए का प्लांट खरीदा, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा ये। अच्छा, वैल्यू ब्लॉक में ऑल द प्लांट्स आर सोल्ड, सारे ही बेच दिए, तो भाई साहब सारे ही बेच दिए तो होल ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट का केस हो गया, और अगर सारे बेच दिए तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, यस और नो, क्योंकि 280 का बेच दिया, 3 लाख का था, 280 का बेच दिया तो 20,000 का क्या होगा, लॉस, तो ये बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यस और नो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बनेगा। अच्छा, दूसरे वाले में प्लांट X एंड Y आर सोल्ड, मतलब Z नहीं बेचा, यानी ये बचा हुआ है, तो अगर ऐसा होता तो ये 20,000 रुपए की जो वैल्यू बचती वो प्लांट Z की मानी जाती और उस पर क्या मिलता, यहां पर तो होता नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और जो वैल्यू बचती 3 लाख में से 2,80,000 माइनस करने के बाद यानी 20,000, ये क्लोजिंग WDV होती, जिस पर हमें क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन 15% का। क्या मेरी बात समझ में आई? बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो यार, बस लो जी लो, ये आपका सेक्शन है फिनिश। पूरे 50 नंबर का 50 में से 50 वाला है ये। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे हिसाब से, और अगर तब भी आपने छोड़ दिया तो भाई साहब फिर तो कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? बहुत ही आसान था बच्चों, ये पेपर आसान है, लेवल इतना अच्छा, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया पेपर था, बट मैं कहूँगा कि एक मतलब इसमें आराम से एक एवरेज स्टूडेंट 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं एवरेजली, मतलब ज़्यादा अगर बच्चे इसमें स्कोर कर सकते हैं, इजी पेपर था। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट टैक्स करना है, ठीक है। अगली क्लास के अंदर मैं आपके साथ इनडायरेक्ट टैक्स डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में, यानी कल वाली क्लास में मैं आपके साथ इनडायरेक्ट टैक्स डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।